बताइए पाइथन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत किसी को पता हो। बताइए। इज अ लैंग्वेज, ओके ठीक है। और चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, आप लोग पाइथन ही क्यों सीख रहे हो? ठीक है। ठीक है, और मैं आपने कुछ सोचा होगा ना पाइथन के लिए कि हाँ आपको पाइथन सीखना है। तो पाइथन फर्स्ट लैंग्वेज के लिए मतलब इजी टू अंडरस्टैंड है और उसके जो प्रोग्राम है वो थोड़े इजी होते हैं जावा। ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज है पाइथन। ठीक है, और भाई? अच्छा, पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है? इंटरप्रेटेड। इंटरप्रेटेड का मतलब लाइन बाय लाइन। अच्छा, कंपाइलर और इंटरप्रेटेड में डिफरेंस पता है ना? कंपाइलर, सी कैसी लैंग्वेज है? सी, सी प्लस प्लस, जावा। कंपाइलर, तो कंपाइलर का मतलब क्या है? जो एक बार में सारे कोड कंपाइल कर देते हैं, मिस्टेक्स को बाद में इसको करते हैं। बिल्कुल ठीक है। आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है। अब इनमें से फास्ट कौन है? या फास्ट क्यों अगर कहूँ तो, या हाँ फास्ट और स्लो? जावा फास्ट है, ठीक है। और भाई? नहीं, पाइथन फास्ट है? पाइथन फास्ट है, ठीक है, इन कंपैरिजन जावा, ठीक है, ओके। और भाई? चलो एक एग्जांपल देता हूँ, समझना। गेम खेलते हो आप लोग, कंप्यूटर गेम्स डाउनलोड भी करते होगे, तो वहाँ पर एक स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है कि आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन इतनी इतनी होनी चाहिए। वो ऐसा क्यों लिख कर दे रहे हैं आपको? बेटर मतलब फास्ट चले, सही बात है। अब जितना ज़्यादा फास्ट होगा उतना अच्छा स्मूथ आपका गेम चलेगा। कुछ लैंग्वेज के साथ भी ऐसा ही है। कोई लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी लैंग्वेज जितना क्लोज होगी हार्डवेयर के, वो उतनी ज़्यादा फास्ट होगी। अब अगर मैं बात करूँ सी या सी प्लस प्लस, ये आपकी सबसे फास्ट लैंग्वेजेस है, क्योंकि ये आपके क्या है, क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेजेस है। उसके बाद जावा है। पाइथन आपकी एक स्लो लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा, पाइथन एक स्लो लैंग्वेज है। अब क्यों है स्लो, उसको भी समझते हैं थोड़ा सा। सी को सोचिए, सी में मैंने कोड लिखा 1000 लाइन्स का, एक कोड मैंने सेम पाइथन में लिखा 1000 लाइन्स का। पाइथन इंटरप्रेटेड है और सी कंपाइलर है। कौन सा पहले जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा? कंपाइलर। क्यों? क्योंकि आपका पूरा कोड एक बार में ही रन हो जाएगा। एरर तो ठीक है, बात की बात है, बट 1000 लाइन आप यहाँ लिख रहे हो, हर एक लाइन चलेगी एक एक करके, जहाँ पर भी एरर आ गई आपका प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा। क्लियर है इतना? अब पाइथन के थ्रू और क्या क्या कर सकते हैं, या आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो पाइथन इतना बूम पर क्यों है? स्कोप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो क्यों है स्कोप इतना ज़्यादा, क्यों बढ़ गया एकदम? पाइथन बहुत पुरानी लैंग्वेज है, किसने बनाई थी? हाँ, ग्योडो वैन रॉसन। ठीक है, ग्योडो वैन रॉसन 91 में आई थी लैंग्वेजेस। अब इतनी पुरानी लैंग्वेज है ये, पर आज के टाइम पर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा हो गया है। क्यों? कोई रीज़न? ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हाँ, AIML, बिल्कुल। और बिल्कुल सही कहा। चलिए, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने AIML, बात सही है, बिल्कुल AIML की वजह से ही आपका पाइथन आज के डेट में बूम पर है। मशीन लर्निंग है, NLP है आपके पास, डेटा साइंस आ गया है आपके पास, तो सब कुछ आधे से ज़्यादा काम किसकी वजह से हो रहा है? क्या पाइथन के थ्रू ये काम कर सकते हैं हम? मशीन लर्निंग की अगर मैं बात करूँ जनरली, तो मशीन लर्निंग क्या सिर्फ पाइथन से ही कर सकते हैं? किसी और लैंग्वेज से नहीं कर सकते? जावा, ठीक है, सी से कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, हैवी प्रोसेस हो जाएगा बस, और कुछ नहीं।
बट कर सकते हैं। पाइथन के थ्रू हम और क्या कर सकते हैं? आपने मतलब आप सब लोगों ने कुछ सोचा होगा कि ठीक है हम पाइथन तो हमें करनी है, ठीक है, बट पाइथन के बाद क्या करना है? पाइथन तो एक बेसिक चीज़ हो गई, ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ लोगों का पर्पस होगा शायद कि फुल स्टैक जाना है, आई थिंक वेब डेवलपर की तरफ जाना है, हो सकता है कुछ लोगों को डेटा एनालिसिस की तरफ जाना हो, सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसीलिए पाइथन के बहुत सारे ब्रांचेस भी काट दिए गए। काट क्या दिए गए? बने हैं आप, ये आपकी चॉइस है टोटली कि आप क्या करना चाहते हैं। ये एक फ्लो है बेसिकली, जिससे आपको ये आसानी होगी कि आप लोग डिसाइड कर सकें एक्चुअली में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेब, ठीक है। दूसरा चलो एमएल ले लेते हैं पहले, फिर डेटा साइंस ले लेते हैं, डेटा एनालिसिस ले सकते हैं, एआई ले सकते हैं, इवन एक और आ जाएगा यहाँ पर थोड़ा अलग है, हाँ एंड्रॉयड ऐप, बिजनेस एनालिटिक्स, ओके ठीक है, यहीं पे आया था आपका डेटा एनालिसिस में आया था, पर वो बिजनेस एनालिटिक्स अलग होता है। एक और आता है इसमें जो थोड़ा सा अलग है इन सबसे, जिसको बोलते हैं वेब स्क्रैपिंग, सुना है? वो भी इसी में आता है। अब अगर हम बात करें कि मेरे पास इतनी सारी चॉइस है पाइथन के बाद करने के लिए, सीखने के लिए, पर मैं एज अ फ्रेशर, अगर मैं अपनी बात करूं, एज अ फ्रेशर मैं किसको चूज़ करूंगा फिर? वेब। क्यों? इजी है, इसको करने के बाद वो यूज होगा डीएसएमएल। ओके ठीक है, समझिए पाइथन के बाद आप एज अ वेब डेवलपर के लिए जो अप्लाई करते हैं, तब आपको एक फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है जिसका नाम है जेंगो। ठीक है, जेंगो या फ्लास्क। अब इसमें से आपकी चॉइस है, आप कुछ भी सीख सकते हैं, पर इसके साथ साथ और क्या 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 जाएगा फिर इसमें? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL तो कॉमन है, और बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स देखे होंगे जो आधे से ज़्यादा वेब पे वर्क करते हैं, वो आधे से ज़्यादा अब बनाने लग गए हैं। आप इवन एक ई कॉमर्स की वेबसाइट तक जो आप फ्लिपकार्ट वगैरह देखते हैं, पूरा का पूरा आप जेंगो में बना सकते हो, सेम एज इट इज़, कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है इसकी, आसान है। फ्लास्क भी है, फ्लास्क आप यूज़ कर सकते थे, बट अब फ्लास्क की थोड़ी डिमांड कम हो गई है। बट अगर आप डिमांड की बात करेंगे अभी मार्केट में, तो जेंगो की एज़ कम्पेयर टू फ्लास्क ज़्यादा है। मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग में क्या होता होगा? मशीन जैसे चलती स्टार्ट इसका कोडिंग है। ठीक है, और कोई भी मशीन लर्निंग, कोई एग्जांपल मशीन लर्निंग का? अभी लेटेस्ट में बहुत अच्छा एक एग्जांपल एआई का आया है, वो तो खैर एआई का एग्जांपल है वो तो, मशीन लर्निंग उसमें यूज। अरे नहीं 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 नहीं, मशीन लर्निंग नहीं सुना? एग्जांपल, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ। बैट लगाते हो, बैट छोड़ो, वो करते हो, क्या बोलते हैं उसको, MPL करके मोबाइल ऐप है शायद, एक ये है। कार देखो, देखी है कार देखो 24, वो भी देखी होगी आप लोगों ने। क्या हो रहा है वहाँ पर? या वेदर प्रिडिक्शन की अगर हम बात करें, सबसे कॉमन एग्जाम्पल, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। जब भी बात होती है प्रिडिक्शन की, फ्यूचर प्रिडिक्शन की, तब हमेशा बात करते हैं हम मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आता क्या क्या है, हमें सीखना क्या है इसमें? पूरा सब कुछ नेट पर रखा हुआ है सीखने के लिए तो, बट हमें क्या सीखना है इससे? बात वो है, आप पूरा का पूरा कोड चलाकर एक पूरा का पूरा एप्लीकेशन तक बना सकते हैं, इसमें सब कुछ रखा हुआ है, आपको कोड भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें। बट फिर मुझे क्या सीखना है? हमें जो सीखना होता है इसमें, वो हमें सीखने पड़ते हैं इसके अंदर एल्गोरिथम्स, या फिर हम इनको बोलते हैं जनरली मॉडल्स। मॉडल्स के मतलब है यहाँ पर
इसके पीछे की वर्किंग, मतलब मैथ्स, पूरी एल्गोरिथम्स, पूरे मॉडल्स जितने भी सारे बने हुए हैं मशीन लर्निंग के अंदर, सारे के सारे आपके पास लिखे हुए सब कुछ है पहले से, आपको उठाना है, लगाना है, चलाना है। पर वो चल कैसे रहा है, उसके पीछे की मैथ्स क्या है, आपसे वो पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में। आपसे वो कोड नहीं पूछने वाला मशीन लर्निंग में, आपसे उसकी मैथ्स पूछेगा। तो जब भी प्रिडिक्शन की बात होगी तो हमेशा आपके पास मशीन लर्निंग आएगा। वेब स्क्रैपिंग, कोई एग्जांपल? जैसे कोई भी साइट है उसके ऊपर से डीएस के लिए नंबर पढ़ना जो काम करते हैं, उस पर डाटा स्क्रैप करना, उसका जितना भी डाटा होता है, जैसे IMDb की वाली साइट होती है, उसमें कितनी मूवी कितनी रेटिंग्स, वो सब डाटा, वो डेटा साइंस है, वो तो डेटा साइंस। मैं वेब स्क्रैपिंग की बात कर रहा हूँ। तो सर वेब स्क्रैपिंग से वो डाटा निकालते हैं। अच्छा, वेब स्क्रैपिंग से निकालो, ठीक है। समझिए वेब स्क्रैपिंग। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया IMDb का। एक और एग्जांपल बताता हूँ। वो देखा है आपने, GSM एरेना करके एक वेबसाइट है मोबाइल कंपैरिजन की, सुनी होगी या देखी होगी। जितनी भी या आपने वो देखी होगी एक वेबसाइट जिसमें होटल कंपैरिजन्स होते हैं, उनके प्राइजेस कंपैरिजन होते हैं, बहुत सारे देखे होंगे आपने अलग अलग। वो डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं और उससे फ़ायदा क्या हो रहा है, क्या यूज़ करते होंगे इसके पीछे की, जो पाइथन की लाइब्रेरी की बात करूँ, वो क्या यूज़ करते होंगे फिर। तो ये सारा एक जगह से निकाल कर एक पर्टिकुलर जगह पर रख दिया। बट एक चीज़ बता दूँ वेब स्क्रैपिंग के लिए, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 10 में से एक ही वैकेंसी मिलेगी आपको, बहुत कम डिमांड है इसकी। दूसरी चीज़, इसके लिए लाइब्रेरी कौन सी यूज़ करते होंगे? ब्यूटीफुल सूप। एक ब्यूटीफुल सूप है और एक आता है सेलेनियम। बट क्यों यूज़ कर रहे हैं या फ़ायदा क्या है इससे? एक एग्जांपल देता हूँ। मैं वेब स्क्रैपिंग कर रहा हूँ या आप लोग भी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग बार बार किसी एक वेबसाइट को हिट मार रहे हैं, विजिट कर रहे हैं बार बार कंटिन्यूस, होगा क्या उससे? बाद में ऐड में वही उसी होटल के भीतर में नहीं, वो तो रिकमेंडेशन हो गया। समझो, दोबारा समझो। मैं आपकी वेबसाइट पर आया, आपकी वेबसाइट से डेटा निकाल रहा हूँ। वेब स्क्रैपिंग अगर मैं बात करूँ तो स्क्रैप कर रहा हूँ आपकी वेबसाइट से डेटा। मैंने एक बार किया, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बार किया, वो भी चलेगा, ठीक है। तीसरी बार, चौथी बार, कंटिन्यूस करता जा रहा हूँ। तो एंड में क्या होगा? पकड़ लेगा। क्या करते हैं? एडिटिंग नहीं करते। अपने पास तो डेटा निकलता है बस, फिर आप कुछ भी करिए उसके साथ, अपने हिसाब से डिज़ाइन करिए, शो करिए। अब यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड बोला पकड़ने का। पकड़ने का यहाँ पर मीनिंग होता है कि मेरा सिस्टम जब दूसरी वेबसाइट को हिट कर रहा है तो उसके पास मेरी IP जा रही है, ठीक है। अब उसको पता चल रहा है कि भाई ये बंदा बार बार मेरी वेबसाइट पे क्यों विजिट कर रहा है। हो सकता है ये कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा हो सकता है ये हैकर हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करते हैं, आपकी IP को ब्लॉक मार देते हैं। आप ब्यूटीफुल सूप से करिए चाहे किसी से भी करिए, आप मुश्किल से 10 से ज़्यादा बार कर ही नहीं पाओगे। एक टाइम आएगा जब आपकी IP को ब्लॉक मार देगा, आप उस वेबसाइट को फिर कभी विजिट ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए इससे बचने के लिए फिर हमारे पास एक आया टर्म IP रोटेशन। उस जनरली उसको प्रॉक्सी रोटेशन बोलते हैं। प्रॉक्सी का नाम सुना है ना? प्रॉक्सी क्या करता है, आपकी IP को चेंज करता है। वो आधे से ज़्यादा काम इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी IP चेंज होती रहे और आप सब पूरा। तो वेब स्क्रैपिंग जनरली यूज़ इतना नहीं किया जाता, वो खुद ही करता है, अपना आप होता है। प्रॉक्सी अपना आप करता है, आपको एक IP दे दिया जाता है। आपके सिस्टम का कभी पता करना हो आपके सिस्टम का IP क्या है, किसी को पता है? कोई बताएगा? या गूगल मारते हो? गूगल ही मारते हो कमांड प्रॉम्प्ट से? लेट्स चेक। सर CMD में IP config। बिल्कुल, CMD के अंदर आप अगर लिखोगे IP config, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इवन पर्टिकुलर की इन्फॉर्मेशन भी निकाल सकते हो आप यहाँ पर अगर आप लिखोगे। कहाँ चला गया? IP config all, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको निकाल कर देते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका मैक एड्रेस होता है। अब मैक एड्रेस का फ़ायदा, मतलब मैं थोड़ा, चलो छोड़ो इन सबको स्किप करो, पाइथन पे आते हैं वापस, ज़्यादा हो जाएगा वरना। DS डेटा साइंस, बताओ कुछ भी, कोई आइडिया?
नहीं चलो समझते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है डेटा एनालिसिस, एक है डेटा साइंस। ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर टर्म हैं बट स्टिल डिफरेंट है। तो क्या फ़र्क है दोनों में, या क्यों यूज़ है इतना मार्केट में आज की डेट में? समझो, मैं किसी कंपनी में हूँ, ठीक है। अब मेरी कंपनी मुझे बोल रही है कि भाई मेरे पास ना पिछले 15 साल का 10 साल का डेटा पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट का हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का हो सकता है, किसी का भी डेटा हो सकता है। आपका मैनेजर आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताओ भाई कि मेरी कंपनी ग्रो क्यों नहीं कर रही है, मुझे इसका रीज़न जानना है। तब यहाँ पर काम किसका आता है? डेटा साइंटिस्ट का। वो सारे क्या करता है, डेटा में से इंसाइट्स निकालता है। यहाँ पर एक वर्ड है इंसाइट। इंसाइट का मतलब है कि मेरे पास एक रॉ डेटा मुझे दे दिया गया है, किसी में भी दे सकता है, एक्सेल वगैरह किसी में भी। वो आपसे बोलेगा कि भाई इसमें से निकालो इन्फॉर्मेशन निकालने का यहाँ पर सिंपल मीनिंग अगर मैं बताऊँ तो इंसाइट्स होता है कि अच्छा इन फीचर्स की वजह से मेरा कंपनी ग्रो नहीं कर रहा है। फिर क्या करेगा ये? अब ये क्या करेगा? अपनी स्टैट्स लगाएगा। तो डेटा साइंस के पर्सन को क्या क्या आना चाहिए? डेटा साइंस के पर्सन को मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, स्टैट्स, इवन एसक्यूएल, ये सब आना चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल डेटा साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना एसक्यूएल के डेटा साइंस समझ लो आधा अधूरा है। अब सारा काम तो डीएस कर रहा है, तो डीएस मेरे लिए एक हायर ब्रांच है। हायर ब्रांच का मतलब यहाँ पर से बोलूँ एक हाई प्रोफाइल जॉब है। फिर डेटा एनालिस्ट क्या करता होगा? डेटा एनालिस्ट का काम है डेटा को क्लीन करना, ठीक है। डेटा क्लीनिंग बोलते हैं इसको। एक्सप्लोर करना, ठीक है। प्रिपेयर करना पूरा डेटा, नल वैल्यू सब कुछ। ये भी मैथ्स लगाता है अपनी थोड़ी बहुत, एनालिसिस करता है, ग्राफ्स बनाता है। इंडेक्सिंग भी करता है। इंडेक्सिंग नहीं करता है, सिर्फ आपके गूगल इंडेक्सिंग भी करता है ना, वो एनालिटिक्स अलग है, मैं एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। वो एनालिटिक्स निकाल कर आपको दे रहा है, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पर बात है कि ये काम करके किसको देगा? डीएस, बिल्कुल। तो भाई अगेन ये अपना सारा काम करके डीएस को देगा। फिर डीएस अपनी अप्रोचेस लगाएगा, मशीन लर्निंग का मॉडल तैयार करेगा और सब कुछ दिखाएगा। विजुअलाइजेशन का भी काम इसी का होता है। एआई, आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल माइंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और एक बहुत कॉमन नहीं, अभी फेमस हुआ है रिसेंटली में एआई का, किसी को पता है? चैट जीपीटी बहुत फेमस हो गया। लिमिटेशंस भी हैं उसके या नहीं? नहीं है, लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशन है, कोई बता सकता है? आप उससे सब कुछ पूछ सकते हो आज की डेट में, बट बिल्कुल लिमिटेशन क्या है? उसके पास जो नॉलेज है वो कब तक की है? 2021 तक की। इसके बाद की आप पूछने जाओगे नहीं मिलेगा उसके पास कुछ। दूसरी चीज़, कभी सर्च करना कि भाई मैंने उससे कोई क्वेश्चन पूछा है, या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट बनाना है आपको, सपोज करो, क्या वो आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाकर दे देगा? इवन एग्जांपल, जैसे आप वर्डप्रेस पे काम करते हो, वर्डप्रेस पर आपने काम किया है, आपको पता है मुझे क्या क्या करना है, बट मैं वही अगर उससे बोलने जाऊँगा कि भाई मुझे एक वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाकर दे दो, तो बनाकर नहीं देगा आपको। आप उससे इमेजेस मांगो, इमेजेस नहीं देगा वो आपको। क्या देगा? इमेजेस के लिंक देगा कि आप यहाँ से निकाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन वो देगा, पर क्या कभी कभी वो इन्फॉर्मेशन सही होगी? या मैं ये कह सकता हूँ क्या 100% वो जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है वो एक्यूरेट है? कभी आपने फर्स्ट टाइम जब चैट जीपीटी चलाया हो, उस पर 4-5 पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसमें से एक पॉइंट आप देखना, पढ़ना, उसको लिखा रहता है उसमें कि हो सकता है ये बायस्ड इन्फॉर्मेशन हो, पॉसिबल केस है। वो बोल रहा है आपसे, ऐसा क्यों बोल रहा है वो? तो इसके लिए एक चीज़ है, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, चाहे वो जैसे मशीन लर्निंग की बात है, मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन करता है। वेदर प्रिडिक्शन भी एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल है, पर क्या वेदर प्रिडिक्शन भी 100% एक्यूरेट होता है? नहीं होता। आपके पास हमेशा हो सकता है वो परसेंट बोलता है आपसे कि इतने % चांसेस हैं। सेम एआई के साथ भी ऐसे ही है।
तो एक्चुअली में क्या होता है, कभी भी कोई भी मशीन लर्निंग हो, चाहे एआई हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी आप जो देखते हो 100% एक्यूरेट नहीं होता, ना ही 100% आपको एक्यूरेसी देता है। हाँ, आप ये बोल सकते हो 80, 90, 99%, पर कभी 100% नहीं हो सकता। 99 बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 95 एक्यूरेट मान सकते हो आप, बट कभी भी 100% एक्यूरेटी नहीं मिलेगा। एआई को क्या क्या आना चाहिए, एआई के पर्सन को, अगर हाई प्रोफाइल का, ये भी एक हाई प्रोफाइल का जॉब है, सब कुछ जैसे, एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? ML और हाँ। DS, DA, एमएल, हाँ, DS, चलो डीएस मान लिया, ठीक है, जरूरत नहीं पड़ती वैसे, ठीक है। और डीप Rest क्या आना चाहिए? लर्निंग, डीप लर्निंग, ये भी आना चाहिए। इसके लिए लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं आपके पास। एनएलपी आपने देखा होगा, एनएलपी सुना होगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, उसी पर वर्क करता है आपका ये चैट जीपीटी वाला जो है। तो डीप लर्निंग भी एक बहुत अच्छी ब्रांच है। बट अब अगर हम बात करें कि मुझे क्या चूज़ करना है इन सब में से, एज अ फ्रेशर लेवल पर, या फिर अगर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस हूँ तो क्या चूज़ करना चाहिए मुझे। अब अगर आप लोग एज अ फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, बिल्कुल फ्रेशर हैं आप, पाइथन में बिल्कुल नए हैं, मैं कह रहा हूँ जीरो, ठीक है, मैं भी 0%, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना चाहिए, तो हमेशा आपको स्टार्ट करना है वेब डेवलपमेंट से, फुल स्टैक। इससे फ़ायदा क्या है? हाँ, इससे फ़ायदा क्या है, सोचो। बेसिक में सर बना सकते हो बिल्कुल, इतनी बना सकते हैं, लैपटॉप लोगों को आता ही है। इससे फ़ायदा ये है, आपको आसानी होगी एज अ इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। आपने इस पर थोड़ा काम किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस पर ही लगे रहो, करने को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके लॉजिक्स ही अच्छे होंगे, ठीक है। आप करते रहो इस पे काम, 1 साल 2 साल करो काम, पर अपने आप को इसमें फिर अपग्रेड करो। इससे हटकर कहाँ जाओ, मशीन लर्निंग या डेटा एनालिसिस। दोनों में कौन सा ज़्यादा अच्छा है? अब एज अ फ्रेशर लेवल पर भी आप एंट्री डेटा एनालिसिस में भी ले सकते हो, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। बट डेटा एनालिस्ट के लिए मैं फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनीज आपको जो टास्क देगी वो आपको टास्क तो फ्रेशर लेवल का ही होगा, बट वो आपको हार्ड लगेगा, क्योंकि इसमें आपको आना क्या क्या चाहिए, इसके लिए लाइब्रेरीज बहुत सारी हैं। क्या क्या लाइब्रेरी, अब हाँ एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें डेटा एनालिसिस को भी आप 2 तरीके से कर सकते हो। कौन कौन से? एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल। एक सेकेंड, एक है आपके पास टेक्निकल और दूसरा है आपके पास नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, या क्या क्या आता होगा उनमें? सोचो। हाँ बताइए। चलो देखो, अगर हम बात करें टेक्निकल की या नॉन टेक्निकल की, तो टेक्निकल में आपके पास आना चाहिए नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, एसक्यूएल, बेसिक एसक्यूएल चलेगा, काफ़ी है, इतना आपको आना चाहिए एज अ टेक्निकल में। अगर आप नॉन टेक्निकल की तरफ जा रहे हो, मतलब आपने पाइथन तो पढ़ा ठीक है, और आप नॉन टेक्निकल में जा रहे हो, तो आपके पास आना चाहिए फिर आपको MIS, एक्सेल, एडवांस एक्सेल, VBA और SQL तो हाँ हाँ वही SQL, गूगल शीट वही है, एक्सेल आपका वही है, गूगल शीट वही है। तो ये आपको सब कुछ आना चाहिए अगर आप नॉन टेक्निकल की तरफ जा रहे हो। इवन आपके पास बिल्ट इन टूल्स भी हैं आज के डेट में, जैसे पावर BI, टैब्लियो, यहाँ पर भी आप जा सकते हो। बट कंपनीज आपको टूल दे रही है तो आपको लगाना भी आना चाहिए, फिर वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब एक फ़्लो है बेसिकली।
आपको, हाँ एक और चीज़ मैं बता रहा था कि एज अ फ्रेशर लेवल पर आपको यहाँ पर जॉब तो आसानी से मिल जाएगी, बट पे स्केल क्या होगा, हाई या लो? ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। टेक्निकल में लो होगा सर। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, वेब की बात कर रहा हूँ, फ्रेशर इस पे। ठीक है, इसमें आपको एंट्री तो मिल जाएगी, बट आपका जो आपको पे स्केल मिलेगा वो थोड़ा लो मिलेगा, अराउंड 25 के आराम से मिल जाता है इनिशियल। वही बता रहा हूँ, इनिशियल बता रहा हूँ मैं, 25 तक हो सकता है ऐसा। लो ये बोला है कंपनी स्टार्टिंग में बहुत है, अप्लाई करो पता चलेगा, बहुत है। स्टार्टिंग में 25, स्टार्टिंग में तब तो सर एक्सपीरियंस होगा तो और ज़्यादा, एक्सपीरियंस होगा तो और भी ज़्यादा। ऑब्वियसली। अब इसमें फ़ायदा एक ये है, हाँ बिल्कुल ऑन है। अब इसमें फ़ायदा ये है आप लोगों के लिए कि आपका इनिशियल 25, पर ज़रूरी नहीं है हर कंपनी 25 दे, थोड़ी अच्छी कंपनी होगी 25 मिलेगा, एज ए फ्रेशर तो 20 और भी कम मिलता है। मैंने अपना जॉब 8,000 से स्टार्ट किया था। मैंने खुद किया 6,000 से। सर 15,000 नॉन टेक्निकल में मिल रहा है मुझे। मैं वही बता रहा हूँ। एक साल पहले 6,000 से ऐसा 25 तो मिले। एक सेकंड ना, एक सेकंड। अरे क्या किसको और भी लग रही है? एज ए फ्रेशर 25 अरे कुछ कुछ नहीं मिलेगा। जल्दी इंटर्नशिप मिल जाए तो बहुत जल्दी है, बहुत ज़्यादा। भाई ये सब रिकॉर्डिंग में जाएगा, हल्ला मत जाओ। मुझसे मत बोलना, आवाज़ नहीं आ रही। चलो रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैंने रिकॉर्ड स्टार्ट किया भी था पहले ही, देख लो तो सर। ठीक है चलो। अब देखो मैं ये बता रहा था कि 25 स्टार्ट मिल जाएगा आपको, और लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है, इसमें वो नहीं है। बट आपके पास 1 साल 2 साल का अगर एक्सपीरियंस हो गया तो आपका अच्छा खासा पैकेज भी बनता है इसमें, बहुत अच्छा बनता है। बट एंट्री के लिए बहुत अच्छा है ये। बाकी जितने भी फील्ड आपके पास बच गए, ML हो गया, वेब स्क्रैपिंग छोड़ दो, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट या AI, इन सब में आपको एक्सपीरियंस चाहिए ही होगा। बिना इसमें जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक आप इसमें आप अप्लाई कंसीडर आपको कंपनी करेगी ही नहीं। मतलब उसके लिए फुल स्टैक पहले करना पड़ेगा तब। फुल स्टैक एंट्री के लिए अच्छा है, उसके बाद धीरे धीरे आप अपग्रेड करें। जो एक्सपीरियंस हो जाएगा हाँ। करने के बाद। इसलिए लाइब्रेरी कौन सी है? किसके लिए ML वेब और DSP ये सारी लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब, सब सीबॉन्ड, में यूज होगा। ये सब में यूज़ होगा। इवन मशीन लर्निंग के लिए एक और आ जाता है आपके पास, sklearn। सर फुल स्टैक के लिए SQL कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है यार, SQL हर जगह, मैंने कहा ना SQL तो एक ऐसी चीज़ है, सब कुछ चाहिए मुझे, इसको बेसिक तो डेटा मैं सब पढ़ता हूँ, टेंशन मत HTML का भी पढ़ाओगे? HTML CSS सब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। अब वैसे ये जो भी है पूरे साइड आप ही कराओगे ना? सारा मैं कराऊंगा। वेब स्क्रैपिंग नहीं होता हमारे यहाँ, तो वेब स्क्रैपिंग छोड़ दो, और उसका कोई डिमांड भी नहीं है, कोई मतलब भी नहीं है उसको करने का, क्या नहीं होता? वेब स्क्रैपिंग। दूसरी चीज़ यार भुलवा दिया आप लोगों ने, कहा था मैं, हाँ एक्सपीरियंस की बात कर रहा था। कंपनी आपको जो ML, DS, DA और AI वाला पार्ट है, यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सन मांगती है वो, बट आप क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर एज अ इंटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, एज अ इंटर्न, एज अ फ्रेशर के लिए बात कर रहा हूँ। या फिर आप कहीं पर भी काम करिए, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, मशीन लर्निंग के थोड़े प्रोजेक्ट्स अच्छे से बनाइए, अप्लाई करना स्टार्ट करिए, आपको इंटर्न मिल जाएगा आराम से। वो इंटर्न का एक्सपीरियंस आप कंपनी में दिखा सकते हैं, फिर आपको थोड़ा अच्छा काम मिल जाएगा आराम से। पर हाँ, थोड़ा सा इस पे जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यहाँ पर आप आराम से ले सकते हो। अब आप लोग बताओ कि किसी का कोई क्वेश्चन, ये एक फ्लो है जनरली डिसाइड करने के लिए बस आपको, और सर शुरू से फुल स्टैक ही बताइए किसी को कोई किसी पॉइंट में डाउट हो। हाँ। फ्रेशर को नॉन टेक्निकल टेक्निकल में जाना। मैं तो ये कहूँगा अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो टेक्निकल में ही जाओ सीधा। पर सर अभी 1 मंथ हो गया था वो पैसे करे इंटर्नशिप ले अप्लाई कर दो, होता नहीं है। नहीं होगा ना भाई, 1 महीने का पाइथन कोई वो नहीं है। इससे सर जब रवि सर थे उनसे मेरी बात हुई, कहीं तुम अगर यहाँ से सीख भी रहो साथ में तुम करते रहो तो तुम्हारा अच्छा है। नहीं मिलेगा भाई, वही दिक्कत है ना। हाँ, नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ नहीं मिलेगा। 1 महीने का पाइथन, मैं सोचा अपने HTML CSS के बारे में पूछेंगे, उन्होंने कहा सर कुछ सही नहीं पूछा, वो पाइथन में से पूछ लिया, क्या पूछ लिया, तो पहली बार नाम सुना।
आपसे पहले वाले सर थे वो 5-6 घंटे में कराने के लिए बोल रहे थे पाइथन पूरा। पूरा पाइथन हाँ, चेतन सर। 5-6 घंटे 6 आवर में बोला हो था सकता है। कि मैं कंप्लीट करवा दूंगा। भाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। ये भी बोल रहे कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। हर एक टॉपिक का एक एग्जाम पर इधर क्या पकड़ लिया सर, नोटिस किया बीच में 2-3 टॉपिक छोड़ देगा। कोई बात भाई मत बोलो, रिकॉर्डिंग में जाएगा सारा ये। माइक ऑफ कर दिया। दिस आई स्टॉप रिकॉर्ड होगा उसका सीधा। ओके चलो छोड़ो, मैं फिर भी बोलता हूँ आपको, कम से कम आप जब तक पाइथन पे अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, कम से कम आपको 2-3 महीने लगेंगे ही लगेंगे अच्छे से अपने आप को सेटल करने में पाइथन के अंदर। तब तक आप, मैं ये कहूँगा अप्लाई मत करो। अप्लाई में बताऊँगा आप कब करना स्टार्ट करो और इंटरव्यूज देना स्टार्ट करो। देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये फायदा ये है आपका कि आप अप्लाई जब करोगे आप रिजेक्ट होगे, बिल्कुल रिजेक्ट होगे, क्या क्या पूछ रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं भी रिजेक्ट हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार रिजेक्ट होते हैं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको इंटरव्यू का क्वेश्चन बताऊंगा कि कितने बेसिक से क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा फ्रेशर लेवल पर नहीं पूछ सकता वो। ठीक है, और बताओ डाउट क्लियर है इतना? चलो वापस आते हैं पाइथन के ऊपर। अब पाइथन डाउनलोड कहाँ से करना है पता होगा सबको, मैं फिर भी बता देता हूँ। यार ये दिखाई दे रहा है, इसको लाइट करूँ क्या? रवि सर ने बोला था कि फुल स्टैक के लिए जुपिटर यूज को अच्छा है, और फुल स्टैक के लिए नहीं, नहीं होता। VS Code होता है, चेतन सर है, इन्होंने पाइथन होता है और पाइथन। मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। देखो इधर पर कह रहे जुपिटर आसान है। जुपिटर डीए वालों के आपको पाइथन डाउनलोड कहाँ से करना है? उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से क्लिक करोगे इसके ऊपर, ठीक है, डाउनलोड्स का ऑप्शन मिलेगा। लेटेस्ट वर्जन ये चल रहा है। एक चीज़ और, किसी के पास भी विंडो 7 नहीं होनी चाहिए। हाँ, विंडो 7 नहीं होनी चाहिए, सपोर्ट नहीं करेगा आपका पाइथन का जो करंट वर्जन चल रहा है। एक और चीज़ बताता हूँ, पाइथन का जो भी वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 3.11, ठीक है। एक वर्जन और था पाइथन का 2, उसमें भी जॉब निकलती हैं अलग से, उसमें अलग से जॉब निकलती है और इसमें अलग से निकलती है। तो यहाँ पर अलग अलग जॉब क्यों निकाल रहे हैं? लैंग्वेज तो एक ही है, तो उसमें इतना डिफरेंस वही बात तो यही है। आपके पास लिखा होगा जब भी आप कभी अप्लाई करेंगे तो वो लिखा होगा पाइथन 2x करके लिखा होगा या फिर और 3x करके लिखा होगा, तो वो 2x के लिए अलग से क्यों बोल रहे हैं? वो तो पाइथन भी बोल सकते थे बस। अब एक्चुअली में बहुत मेजर डिफरेंस आया था पाइथन 2 से 3 में, बहुत मेजर डिफरेंस था। समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आप लोग इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज़ करते हो, है ना, देखा होगा, काफ़ी लोगों ने देखा होगा। वो पाइथन 2 में नहीं है, वो किस नाम से है? रॉ इनपुट के नाम से। अब प्रिंट यूज़ करते हो आप, प्रिंट में ब्रैकेट लगाते हो, वो 2 में नहीं था, डायरेक्ट प्रिंट होता था, डबल कोट्स प्रिंट। इवन आप कोड डाउनलोड करोगे कभी किसी वेबसाइट पे, आप बिना देखे डाउनलोड कर लोगे और चलाना स्टार्ट कर दोगे, फिर आप सोचते रह जाओगे चल क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हो सकता है आपने पाइथन 2 का कोड उठा लिया हो। बहुत जगह मिलेगा आपको ऐसा, तो ध्यान से यूज़ कर रहा है इन सब चीज़ों को। अभी आपको तो 3 ही यूज़ करना है, ये आप अपने पास रख लीजिए। डाउनलोड जब करेंगे आपको क्या करना है, फिर अपने सिस्टम में सर्च करना है। तो बताएगा क्या सर्च करना है? IDLE, ठीक है, डाउनलोड करने के बारे में। हाँ डाउनलोड। ठीक है, IDLE ये क्या है? IDLE का मतलब क्या है? बोलने को तो आइडल बोल सकते हो आप इसको, बट नहीं बोला, IDLE बोला। पाइथन का सर स्टेप सही तरीके से कोड लिखना है। पाइथन का कोड लिख पाए इसलिए आइडल है। नहीं सर, जैसे वो रैपलेट होता है उस पर सेव नहीं होता पूरा डेटा, उस तरीके से ही है। ठीक है, IDLE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ID, आपने ID तो सुना होगा, IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप अपने कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो। आईडी ये भी होता था। हाँ हाँ, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसमें आप IDLE बोलते हैं पाइथन के अंदर, तो आप यहाँ पर अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपका कर्सर एक ब्लिंक कर रहा है और उससे पहले आपको 3 एरोज दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या है?
ये जो 3 दिखाई दे रहे हैं ऐसे एरोज, मैं लिख देता हूँ। ये जो ऐसे दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये स्पेस होगी। ये स्पेस नहीं है, इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। ठीक है, इसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। यहाँ पर जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है आपका पाइथन रेडी है आपके इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब, बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये। पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इस पर अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करिए, कभी नहीं, मत करिए इस पर प्रैक्टिस। बस डाउनलोड करके रखना जरूरी है इसको, क्योंकि पाइथन जब आप एनाकोंडा वगैरह डाउनलोड करोगे तो बिना इसके चलेगा नहीं। नेक्स्ट, ये तो ठीक है, ये तो अलग चीज़ हो गई। आपको इसके बाद क्या डाउनलोड करना है? दूसरा आपके पास आपको डाउनलोड करना है एनाकोंडा। मेरा सारा डेटा चला गया। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, आप जब इसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इसका इंटरफेस अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। इसका डाउनलोड नीचे होगा लास्ट में, ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस आएगा कुछ इस तरीके का। सर्च करिएगा अपने सिस्टम में नेविगेटर, जब आप डाउनलोड कर लेंगे तब, तो आपको एक इंटरफेस कुछ ऐसा मिलेगा जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है चलने में। मेरे सिस्टम में तो थोड़ा सा लेट चलेगा ये। इसके अंदर मुझे क्या क्या मिलेगा? हाँ, हाँ। अब एक चीज़ और, पाइथन के कोडिंग के लिए इतने सारे आईडीज बनाकर दे दिए, जैसे एनाकोंडा, एनाकोंडा मत लिखो इसको लिखो जुपिटर। जुपिटर, स्पाइडर, पाइचाम, और VS कोड, और फिर इतने सारे क्यों हैं? पर बात ये है, अलग अलग क्यों है? कोडिंग तो सब में, पाइथन का कोड तो सब जगह सेम ही लिखोगे। हर चीज़ का अलग अलग से यूज करने के लिए। हाँ, एग्जाम्पल, पाइथन और फुल स्टैक के लिए है, ठीक है। और जुपिटर सेट मशीन लर्निंग के लिए। चलिए देखिए, जुपिटर और स्पाइडर की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आप लोगों ने कहा मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, ये लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं इसको। अगर मैं बात करूँ पाइचाम की, पाइचाम को भी कोई भी यूज़ कर सकता है आराम से, कोई इशू नहीं है इसके लिए। बट पाइचाम थोड़ा सा हैवी है, आपके सिस्टम को हो सकता है थोड़ा सा स्लो कर दे। बट आप अगर बात करोगे कि भाई ठीक है यूज़ करने के लिए तो यूज़ कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें। दूसरी चीज़, पाइचाम के भी आपको 2 वर्जन मिलेंगे, ध्यान रखना, प्रोफेशनल और कम्युनिटी वर्जन। प्रोफेशनल आपको आराम से मिल जाएगा, कम्युनिटी में शायद आपको पेड करना पड़ता है, ऐसा कुछ है, एक पेड वर्जन है आपका। VS कोड ऑलमोस्ट 99% कंपनीज यूज़ करती हैं, नोएडा में तो खासकर, ठीक है, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम यहाँ पर वेब डेवलपमेंट का होता है, ठीक है। तो जितने भी वेब के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे आधे से ज़्यादा इसमें बनाए जाते हैं। VS कोड यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? पाइचाम में भी है भाई, सब में है। VS कोड में फ़ायदा ये है बेसिकली, भाई मैं अकेला एक पाइथन में थोड़ी ना कोडिंग करने वाला हूँ, मुझे HTML भी चाहिए, CSS भी चाहिए, ठीक है, बूटस्ट्रैप भी चाहिए होगा, SQL भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है, जावा है, C है, बहुत सारी हैं। तो एक ही प्लेटफॉर्म अगर मैं यूज़ करूँगा तो मैं सारा का सारा कोड इसमें लिख सकता हूँ, मुझे कहीं पे इसकी इधर उधर जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो जनरली मैं आप लोगों को जो बोलूँगा प्रैक्टिस करने के लिए खासकर, वो आप लोग यूज़ करिए आइदर जुपिटर आइदर VS कोड। ज़ेंगो के लिए हम लोग VS कोड ही यूज़ करेंगे। जुपिटर हैंग कर जाता है। नहीं, जुपिटर में एक चीज़ ये है सर, जैसे कोई प्रोग्राम लिखे एरर आ गया, उसको नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले को सही नहीं करे तो दूसरा रन होगा। ओके, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको भी सही कर देंगे। दूसरी चीज़ एक और है आपके पास, गूगल कोलैब, सुना है किसी ने? एक आपके पास है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब में क्या होगा,
ऑनलाइन है, ठीक है। ये ऑनलाइन ही रन होगा। नहीं पता, मैं दिखाता हूँ, चलो सर कल यूज करेगा। कल यूज़ करा। ये इंटरफेस है आपका एनाकोंडा का, नेविगेटर का। इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको VS कोड भी दिखाई देगा, पाईचार्म का कम्युनिटी वर्जन वो भी दिखाई देगा, जुपिटर भी दिखाई देगा, ठीक है। और क्या है, स्पाइडर भी आपको दिखाई देगा, सारे दिखाई देंगे जनरली इसके अंदर। बट आप पहले एनाकोंडा को चलाएं, फिर उसके बाद ये चलाएं, VS कोड चलाएं, या फिर जुपिटर नोटबुक चलाएं। मत करिएगा ये सब काम, अलग से चलाओ, क्योंकि आप पहले इसको चलाएंगे, ये अलग रैम लेगा, फिर जुपिटर चलाओगे वो थोड़ी सी अलग रैम लेगा। इससे अच्छा डायरेक्ट उसी को चलाओ। तो चलाएंगे उसको भी। एक मैं जो आपको बता रहा हूँ गूगल कोलैब, सिस्टम में सर्च मतलब ब्राउजर पर जाएंगे, आप सर्च करेंगे गूगल कोलैब, ये भी सेम इंटरफेस देता है जैसा आपका जुपिटर है, बिल्कुल सेम। बट इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि ये आपको एक पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे देता है। यहाँ पर आप मशीन लर्निंग की, आपको भाई आपके सिस्टम की रैम कम है सपोज करो, ठीक है, मान लो 4 GB है, बट आपको एक 10 GB का या 8 GB वाला कोई प्रोग्राम चलाना है, तो आप वो इसमें चला सकते हो आराम से। चला सकते बट सेफ नहीं। क्यों नहीं कर सकते? डाउनलोड भी कर सकते हो आप, सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर, सब कुछ कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। बट ये इसमें सिस्टम ऑफ हो गया तो अपडेट हो जाएगा, सेव रहता है, ऑटो सेव रहता है सब। भाई गूगल का है, थोड़ी अच्छी फंक्शनलिटी देगा यार। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, पाइथन का एक्सटेंशन क्या है, फाइल का एक्सटेंशन, हाँ .py, ये पाइथन का एक्सटेंशन है। जुपिटर का एक्सपेक्टेड आंसर है। अरे वहाँ जुपिटर भी तो आप पाइथन ही कर रहे हो, वहाँ पर एक्सटेंशन क्या होगा बस मेरा क्वेश्चन ये है। .py रहेगा। नहीं, पैटर्न different में रहेगा, different रहेगा। इसीलिए पूछा मैंने। आप लोग जुपिटर में कोडिंग करते हो, ठीक है, आप प्रोग्राम बनाते हो वहाँ पर, सही है, अच्छी बात है। पर सर फाइल से लास्ट में .py नहीं होता .py, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने। चलो आओ दिखाता हूँ। हमेशा ध्यान रखना .py ऑब्वियसली आपकी पाइथन की फाइल है, ठीक है। जुपिटर में जब भी आप कोडिंग करते हो तो वो .py नहीं है, वो क्या है, .ipynp। हाँ ये है, देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। बस पी आई चल इसमें ये देखो लास्ट में पाइथन नोटबुक बोलते हैं इसको, ठीक है, तो ध्यान रखना। पर हाँ एक फ़ायदा ये है आपको जुपिटर से कि आप जुपिटर में जो कोड कर रहे हैं वो आप एज ए HTML, एज ए .py की फाइल सब में डाउनलोड कर सकते हैं। फ़ायदा ये है बेसिकली। इतना क्लियर हुआ? किसी को डाउट? ठीक है, पूछ लो भाई, किसी को डाउट हो अभी पूछ लो, ना समझ में आ रहा। हाँ, क्या है IPY? आई का मतलब होता है यहाँ पर कंसोल। HTML चलती है क्या? जुपिटर में HTML नहीं चलती है? नहीं, आपको चलानी भी नहीं है, ठीक है। VS कोड यूज़ करिए उसके लिए, पाइथन नोटबुक, ओके। भाई पूछ लो भाई, किसी का डाउट हो यार। क्लियर है इतना? पाइथन नोटबुक, ठीक है, ओके। आई कंसोल होता है। हाँ एक चीज़ और मैं बता रहा था, आप जब भी अगर जैसे जुपिटर नोटबुक चला रहे हैं, आप कहाँ से चलाते हैं? सिस्टम में डायरेक्ट सर्च करते हैं जुपिटर नोटबुक, तो इंस्टॉल किया हाँ अलग से इंस्टॉल किया, जुपिटर सर्च करके आ जाता है। जुपिटर सर्च करके आ जाता है। नहीं जुपिटर सर्च कर तुरंत आ जाएगा। तुरंत आ जाता है, डायरेक्ट चल जाता है, ठीक है। चलो आप अगर एनाकोंडा से चलाते हैं तो भी डायरेक्ट ही चलेगा। आप अपने सिस्टम में अगर सर्च करेंगे एनाकोंडा, ठीक है, प्रॉम्प्ट, ये है एनाकोंडा का प्रॉम्प्ट। अभी आपने जो इंटरफेस देखा था उसी का कमांड वर्जन है, ये कमांड लाइन वर्जन है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक लिखा हुआ आप देख रहे होंगे बेस, ये क्या है? या फिर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर भी आप यहाँ पर देखेंगे बेस,
मतलब एंड में मेन बेस से यहीं से स्टार्ट होगा, जुपिटर और पाइथन जो दिन में यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, सर्च करने पे। ठीक है। एक चीज़ समझते हैं, एक टर्म है इंग्लिश का एनवायरनमेंट। क्या मतलब है? वातावरण मत बोलना बस, चलो बोल लो, वो ही बोल लो पर क्या मतलब है? वातावरण आप कहते हो ठीक है, एनवायरनमेंट भी आप कहते हो ठीक है, एक्चुअल मीनिंग क्या है? डिफाइंड रेंज, बिल्कुल बात तो सही है। सराउंडिंग, बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पर ये जो आप बेस देख रहे हैं, ये एक्चुअली में वो सराउंडिंग है, वो एनवायरनमेंट है। ये क्या फ़ायदा है इसका? उस सराउंडिंग का जो आप बात कर रहे हो या फिर आप रेंज की बात कर रहे हो, उस रेंज का फ़ायदा क्या है? एक एग्जांपल समझते हैं इसको। आप एप्टॉन में हो, आप यहाँ पर बैठे हो, मैं अभी अगर बात करूँ, अभी किस चीज़ का एनवायरनमेंट है? पढ़ाई, पाइथन का, जनरल ओवरऑल बात करो पाइथन का। उधर अलग एनवायरनमेंट है, उधर अलग है। मैं अगर आपसे कहूँ कि उनको भी उठाकर इधर ले आओ, क्या होगा? बिगड़ जाएगा। चलो बिगड़ जाएगा तो नहीं, आतंकवादी तो नहीं है भाई, ठीक है। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, लोग बहुत सारे हो जाएंगे एक ही क्लासरूम के अंदर, सब कुछ बहुत सारे हो जाएंगे। तो क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पाइथन के लिए खासकर हमेशा ध्यान रखना ये बात, हम लोग हमेशा क्रिएट करते हैं एनवायरनमेंट। आप क्या करते हो उस एनवायरनमेंट में? आप अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी चीज़ों को इंस्टॉल कर सकते हो भाई। आप इवन पाइथन का आपने वर्जन यूज़ किया, अभी आप पाइथन का वर्जन यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको पाइथन का वर्जन मिल जाएगा, ठीक है। बट मैं कह रहा हूँ कि मुझे पाइथन का ये वाला वर्जन काम ही नहीं करना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अभी आप पाइथन 3.11 पढ़ रहे हो, आप इसी पे काम कर रहे हो, आप कभी इन्वायरमेंट बनाओगे भी नहीं इसके अलावा। बट कंपनी में जब जाओगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो 3.11 का वर्जन यूज़ करे, वो हो सकता है 3.10 का वर्जन यूज़ कर रहा हो सकता है वो 2 का कोई वर्जन यूज़ कर रहा हो। तब क्या करोगे? पहले वर्जन चेक करोगे भाई क्या चल रहा है। बट इससे अच्छा क्या है कि मैं एक पाइथन का अपना ही इंस्टॉल बना लूँ, इन्वायरमेंट ही बना लूँ। जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, जितनी भी मुझे रिक्वायरमेंट है चीज़ों की, सिर्फ उन्हीं को अपने इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल कर लो। क्योंकि आप जितना ज़्यादा इंस्टॉल करते रहेंगे, आपका सिस्टम और हैवी होता रहेगा। समझ रहे हो? तो ये जो बेस आप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये एक इन्वायरमेंट है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एनाकोंडा आपको बेस का इन्वायरमेंट देता है, जो आप जुपिटर में भी बनाते हो, बाय डिफ़ॉल्ट बेस का इन्वायरमेंट लेता है वो। तो वो इन्वायरमेंट हम लोग कैसे बनाएंगे? कमांड लिख लीजिएगा, मैं दिखा देता हूँ पहले कमांड। अच्छा, पाइथन का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ वहाँ पर रखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो कमांड्स के बारे में, जो आपको नहीं आ रहा वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली भी सर्च करोगे लाइक पाइथन इन्वायरमेंट, ठीक है, तो सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा पाइथन का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ये, ठीक है, क्रिएशन ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। इस पर क्लिक करेंगे, नीचे आएगा तो आपको एक कमांड मिलेगी ये वाली। अब ये जरूर ध्यान रखना है कि हो सकता है आपको कंपनी विंडोज़ प्रोवाइड ना कराए, लिनक्स प्रोवाइड करा सकती है, तो वहाँ पर आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। पर कमांड सेम है, अभी तक सेम है, नीचे चेंज हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, पाइथन 3 जो भी वर्जन चल रहा है, -m मेक, m का मतलब मेक होता है, VNV वर्चुअल एनवायरनमेंट, कहाँ पर आपको बनाना है, मतलब उसका नाम पूरा, ठीक है। तो मैं आपको एक यूज़ करके भी दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहीं बना रखा होगा तो चलो इसको ले लेते हैं। किसमें? टर्मिनल? हाँ बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। चलो यहाँ पर एक बना के देखते हैं, मैं बना देता हूँ एक, दिख रहा है ना टर्मिनल? पाइथन 3 -m VNV, मैं यहीं पर बना रहा हूँ। कहाँ पर बन रहा है मेरा? सी के अंदर, यूजर्स के अंदर, अमन के अंदर, भाई अमन मेरा नाम है, ठीक है। इसके अंदर एक वर्चुअल एनवायरनमेंट अगर मैं बनाऊँ, मान लो मैं बताता हूँ Zengo ENV, नहीं मिलेगा यार, पाइथन ही मिलेगा इसके अंदर, इसमें ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें बनने में। अब इसको लिनक्स में एक्टिवेट अलग तरीके से किया जाता है और विंडोज़ में थोड़ा अलग तरीके से किया जाता है।
आप अगर कमांड लाइन से नहीं बनाना चाहते हो तो आप एनाकोंडा में यहाँ से भी बना सकते हो। एनाकोंडा ये आपके इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा होगा एनवायरनमेंट्स, इस पर क्लिक करिए तो ये देखो जितने भी सारे बने हुए इन्वायरमेंट्स हैं, ये मैंने बनाए हैं, ये बने हुए इन्वायरमेंट्स हैं। आप चाहो तो यहाँ से एक नया इन्वायरमेंट आप बना सकते हो, ठीक है, क्रिएट। पर आपको हमेशा ध्यान रखना इन्वायरमेंट बनाकर ही काम करना, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। वो कमांड आप भूल जाओगे, मैं लिख के देता हूँ, वो कमांड मत भूलना, इसीलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करते रहना उस कमांड की, ठीक है। कमांड चाहिए तो मिल जाएगी आपको। बन गया क्या? ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ नहीं आया, सिंपल बन गया होगा। कैसे जाना है इसके अंदर? CD VNB स्क्रिप्ट होगा इसके अंदर, इसमें अलग तरीके से करते हैं, स्क्रिप्ट होगा आई थिंक इसके अंदर। एक सेकेंड, CD स्क्रिप्ट्स, ठीक है। स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, कुछ नहीं करना, एक्टिवेट, ठीक है। तो अब देखो नीचे यहाँ पर आपके पास लिख कर आ गया होगा Django EN। ये कमांड विंडोज़ के लिए, ध्यान रखना। CD, मैं लिनक्स वाली कमांड भी आपको बता देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, कोई यूज़ नहीं करता, करना चाहिए भाई। सोर्स बिन मतलब आपका एनवायरनमेंट, Django जो भी आपने फोल्डर बनाया था, ठीक है, /bin/activate, ठीक है, पूरा एक्टिवेट लिखना है आपको। ये लिनक्स के लिए है, वो वाली आपके विंडोज़ के लिए है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप बाद में जाओगे तो फिर आपको नेट करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, कर लो। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों को किस पर प्रैक्टिस करनी है, मतलब मैं किस पर पढ़ाऊँगा आप लोगों को। विंडोज़ VS कोड, सॉरी नॉट विंडोज़, जुपिटर और या VS कोड। VS, अच्छा ये पता है आपको कि VS कोड के अंदर भी आपको जुपिटर मिलता है? VS कोड के अंदर जुपिटर मिलता है ना, ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो। तो VS कोड पे आपको देखना है सब कुछ, ठीक है। VS कोड कहाँ से डाउनलोड करना है बता देता हूँ एक बार। हाँ, डायरेक्ट सर्च कर लेना, VS कोड मिल जाएगा, ठीक है। डाउनलोड VS कोड आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो इस चीज़ को। चलिए, पाइथन की एक फाइल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास ये VS कोड का इंटरफेस है सिंपल। हमेशा फोल्डर के अंदर ही काम करिएगा, आउटसाइड द फोल्डर काम मत करिएगा। यहाँ पर आपके पास, और जब आपके फोल्डर का यहाँ पर नाम लिख कर आएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन भी आएगा आपको न्यू फाइल का, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पर demo.py एंटर, ठीक है। तो आपके पास एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दिख रहा है, थोड़ा जूम करूँ,
अब यहाँ पर आपके पास एक टर्मिनल भी है। अच्छा मुझे बताओ डायरेक्ट सिखाऊं या फिर एनाकोंडा को मर्ज करके सिखाऊं? इसमें एनाकोंडा का इन्वायरमेंट सेट करके दिखाऊं पहले। आपको फायदा ये रहेगा कि आपको ना जो एनवायरनमेंट बनाने वाली दिक्कत है वो करनी नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? डायरेक्ट करने पे। हाँ दोनों को merge कर देना है। ठीक है, देखो क्या करना है, जब आप इसे इंस्टॉल कर लोगे, चला लोगे अपने सिस्टम में, आपको जाना है सबसे पहले अपने सी ड्राइव में। ठीक है, सी ड्राइव में जाइएगा, यहाँ पर क्लिक करिएगा इस पर, यहाँ पर आपको मिलेगा यूजर्स, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको अपने नाम का फोल्डर मिलेगा, जैसे मेरे नाम का फोल्डर है यहाँ पर अमन के नाम से, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको एक और फोल्डर मिलेगा एनाकोंडा 3, ये वाला, इसे ओपन करिएगा। बस इतना काम यहाँ तक करना है। ये जो पाथ आ रहा है इसको कॉपी करिएगा। हाँ 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 पाथ को कॉपी करना है। हाँ, आप सी के अंदर गए, यूजर्स के अंदर गए, उसके अंदर आपको अपने नाम का फोल्डर मिला, उसके अंदर एनाकोंडा 3 नाम का फोल्डर मिला। अगर आपने सही जगह इंस्टॉल किया होगा तभी मिलेगा। सी ड्राइव, सी ड्राइव। आपका नाम तो फाइल है, फोल्डर होगा, फोल्डर। नहीं है, छोड़ दो, रिकॉर्डिंग में देख लो, फिर मैं बता दूँ। ठीक है, ये पाथ है आपके पास, कॉपी किया आपने इसको। ठीक है, कॉपी करने के बाद VS कोड के अंदर जाना है, यहाँ पर से आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर ये जो लास्ट में एक सेटिंग्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, लास्ट में कॉर्नर पे है, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करिएगा। बट इसके लिए पहले आपको अपने एक्सटेंशन एक इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन का एक्सटेंशन यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, अंदर से यहीं से यहीं से एक्सटेंशन का ऑप्शन है ये वाला, ये 3rd नंबर पे जो है, यहाँ पर पाइथन। हाँ पाइथन इंस्टॉल किया है, हाँ, उसके जैसे नीड नहीं पड़ेगी वैसे, या उसके कौन सा? बाहर से इंस्टॉल किया था? बिल्कुल पड़ेगी भाई, बिल्कुल पड़ेगी। बिना पाइथन के, बिना उसे इंस्टॉल करे आप अपने सिस्टम में रख ही नहीं सकते कुछ, एक्सटेंशन के काम नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तब भी बोलेगा इंस्टॉल करिए, आपको लेकर जाएगा उसके ऊपर, माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर के ऊपर, वहाँ से बोलेगा इंस्टॉल करो। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से मिलेगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद जो सेटिंग्स में हम लोग गए थे, यहाँ पर सर्च करना है फिर पाइथन। ठीक है, हाँ इंस्टॉल है, सेटिंग्स में जाइए, वहाँ पर सर्च करिए पाइथन। ठीक है, तो आपको एक लास्ट में ऑप्शन मिलेगा पाइथन 80 करके, सबको में ये लिखते ही रहेगा, 82 80 मिलेगा, इससे ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे आप, तो आपको एक मिलेगा डिफॉल्ट इंटरप्रेटर पाथ। तो यहां पर जो आपने पाथ कॉपी किया था उसको यहां पर ये पेस्ट कर दीजिएगा, और लास्ट में क्या ऐड करना है, python.exe। ये आपको सर्च किया आपने पाइथन, हाँ मिला 80 करके कुछ, दिखाओ उसके बाद आराम से आराम से आराम से। ये रहा ना, ठीक है, ये रहा पाइथन 80। ठीक है, यहाँ पर आओगे नीचे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डिफॉल्ट इंटरप्रेटर पाथ। यहाँ पर वो पाथ कॉपी करना है आपको, वो नहीं मिला था एनाकोंडा 3 नहीं मिला, आपने गलत सर ये देखिए ना, इसमें आपने इंस्टॉल नहीं किया, आपने दूसरी जगह इंस्टॉल मार दिया उसको। दोनों मैंने किया अलग अलग।
नहीं आपने इंस्टॉल मार रखा है क्या एनाकोंडा? हाँ हाँ तो बिना उसके थोड़ी ना मिलेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा ना उसको। इंस्टॉल किया है सर, नहीं है इसमें? किया है मैंने। अच्छा अच्छा हाँ, एक मिनट आप सर्च करिए ना, कोई है। नहीं, कोई नहीं, मिल गया। ये आपने ना स्टार्ट प्रोग्राम्स के अंदर कर दिया है, ये रहा शॉर्टकट्स हैं ये। ठीक है मैं आपका सेट कर दूंगा इसको, ये आपने दूसरी जगह इंस्टॉल मार दिया है। डी ड्राइव में कर दिया। इसे करा तो सीन है बट ये रहा, ठीक है इसको कॉपी कर दो, यहाँ पर कर दिया है आपने ये, इसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, .py लास्ट में .exe ठीक है हो गया। हो गया। जब आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया और लास्ट में python.exe आपने लिख दिया, लिखा हुआ मिलेगा, जरूर लिख दीजिएगा भाई, चलेगा नहीं वरना। हाँ डिफॉल्ट इंटरप्रेटर पाथ के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमने फाइल बनाई थी इस पर जाइएगा, ये जो हमने फाइल बनाई थी यहाँ पर आपको मिलेगा एक टर्मिनल का ऑप्शन ऊपर, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको मिलेगा एक न्यू टर्मिनल, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली लिख कर आने लगेगा एक्टिवेट 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 करके, आपका बेस का एक्टिवेट आपको मिल जाएगा। तो अब क्या कर रहा है आपका VS कोड, आपका VS कोड अब एनाकोंडा के एनवायरनमेंट को उठाकर आपके पास यूज कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ ये एक्टिवेट तभी होगा जब आपकी कोई ना कोई पाइथन की फाइल ओपन होगी, या आप ओपन कर दीजिएगा कोई ना कोई फाइल। क्लियर इतना? इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। रेड लाइट आ रहा है? हाँ अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, इसको सेट करवाता हूँ मैं, ठीक है। एक और चेंज करिएगा आप अपने सिस्टम में। टर्मिनल जब आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट VS कोड हमेशा आपको पावरशेल ओपन करके देता है, ठीक है। उसको कैसे चेंज करना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास ये एक प्लस का साइन और एक ये एरो है, इस एरो पे क्लिक करिएगा। नीचे आपको एक मिलेगा सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल, इस पर क्लिक करिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या? जूम करूं? एक सेकंड टर्मिनल पे क्लिक हो रखा है। चलो इसको मेरे को सिस्टम से जूम करना पड़ेगा वरना रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई बात नहीं, अभी आगे कर लीजिए मैम चेयर। यहाँ पर जब आपने एरो पे क्लिक किया तो आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे ऐसे। आपने एरो पे क्लिक किया, सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल किया, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आपको हमेशा अपने सिस्टम में यूज करके रखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो वो जो आपके पास आ रहा है ना, वो रेड लाइट में एरर्स आ रही हैं जो आप बता रहे हो, ठीक है, वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसा आ जाएगा। आया नहीं आया? एरो पे क्लिक करो, एरो पे क्लिक करो, ये प्लस का साइन दिख रहा है, दिखाओ। काम करेगा ना, ऐसे नहीं सेट करके। आ गया? अब इस पे क्लिक करोगे प्लस पे, एरो पे क्लिक करो यार, एरो पे, इस एरो पे क्लिक करो और यहाँ पर सेलेक्ट डिफॉल्ट प्रोफाइल पर क्लिक करो। CMD आ गया, फिर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? ग्रीन लाइट आ रहा ना। हाँ बताओ आगे। एक्टिवेट हो गया? इतना क्लियर सबको? अब आप चाहो तो यहाँ पर भी पाइथन स्टार्ट कर सकते हो लिखकर। अगर आप बेस वाला ही होगा ना एक्टिवेट, हाँ बेस वाला एक्टिवेट होगा। आप अपना जो बना रहे हो नया, वो कमांड लिखो, नया बना लो, उसको एक्टिवेट मार लो, वो भी कर सकते हो आप। जैसे हमने बनाया था ना नया, अभी उसको भी एक्टिवेट कर सकते हो आप। CD करके, यहाँ पर भी CD करके, जैसे वहां पर किया वैसे सेम यहाँ पर भी होगा। अब बात करें, छोटा सा एक कोड लिख कर देख लेते हैं। चलो कोड से पहले ना यहाँ पर बात करते हैं कि मैं यहाँ पर भी पाइथन लिख सकता हूँ, ठीक है। टर्मिनल पे भी आप पाइथन लिखेंगे तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो आपका पाइथन का प्रॉम्प्ट आ जाएगा।
ठीक है, इसको एग्जिट करने के लिए डायरेक्ट एग्जिट लिख दीजिए यहाँ पर, तो एग्जिट हो जाएगा। अब बात करें सबसे पहले एक छोटे से कोड की जिसका नाम है प्रिंट। पर प्रिंट क्या है? वो आउटपुट देने के लिए जो भी प्रिंट कराने के लिए होता है कोई भी चीज़ है क्या? अभी भी सेम क्वेश्चन, आपने कहा आउटपुट के लिए है, तो प्रिंट। प्रिंट क्या है? प्रिंट क्या है? क्या है मतलब व्हाट इज प्रिंट? फंक्शन है, एग्जैक्टली फंक्शन है, फंक्शन। प्रिंट हमारे पास एक फंक्शन है। बाकी लैंग्वेजेस में क्या है? बाकी पढ़ी। बाकी लैंग्वेजेस में हमारे पास जैसे आपने कहा प्रिंट एक फंक्शन है जो हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। अब सी की अगर बात करें तो सी में हमारे पास प्रिंट है, जावा में तीनों दिखाऊं क्या? सी आउट, सी आउट, सी सब जगह अलग अलग है। सबसे आसान किसका है? पाइथन का। आपके पास सिंपल सा एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट। डबल कोट्स, हेलो हाउ आर यू, मैं ही मस्त। अब बात करें डबल कोट्स या सिंगल कोट्स, ये क्या है? डबल कोट्स का स्ट्रिंग होती है, ठीक है। सिंगल कोट्स स्ट्रिंग होती है। सी में, सी में बाकी होने तो बढ़िया। सिंगल नहीं होता। हाँ, सिंगल कोट्स क्या होता है? वहाँ पर भी सिंगल कोट्स तो होता ही है उसमें ना। एरर होता है। और किसी ने पढ़ी सी वगैरह कुछ? इंटीजर होता है सर। भाई उन्होंने तो बोल दिया, मैंने पढ़ी नहीं है। पढ़ रखी है कि नहीं आपने? इंटीजर होता है। चलिए ध्यान रखिएगा। देखिए डबल कोट्स के अंदर आप कुछ भी लिखिए, पाइथन के अंदर स्ट्रिंग है, चाहे सिंगल कोट्स के अंदर लिखिए तब भी वो स्ट्रिंग है। बट अगर हम बात करें सी की या बाकी लैंग्वेज की, तो सिंगल कोट्स के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं तो वो होता है कैरेक्टर, डबल कोट्स के अंदर हमारा स्ट्रिंग होता है। तो आप किसी में भी लिखेंगे इसका कोड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करें अगर नंबर्स की, तो सिंगल रहेगा तो वो इंटीजर होगा, तो तब डबल होगा तब भी इंटीजर ही है वो। कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ बताइए आप। एक सेकंड। हाँ बताइए। 5 मिनट या 1 मिनट बोला आप। सर ये डाटा टाइप्स पे आए यार बात करके आ रहा है। सर वो इंटीजर है, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर वाला फ्लोट है। फ्लोट उसमें पॉइंट है इसलिए फ्लोट है। ठीक है। हमारा फोल्डर बन गया। अब स्ट्रिंग हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मुझे अगर कुछ भी प्रिंट करना है तो मेरे पास एक ही फंक्शन है, प्रिंट नाम का, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं चाहे डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखूं चाहे सिंगल कोट्स के अंदर भी, वो दोनों के दोनों ही मेरे लिए क्या है? ठीक है। नंबर्स को हमेशा आप नंबर्स के फॉर्मेट में ही लिखेंगे, मतलब बिना डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के। और ये क्या है? एक इंटीजर। और लाइन नंबर 4 जो आप देख रहे हैं वो क्या है? स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर में सब प्लस और माइनस का उसमें होता है। डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का क्या मतलब है? डेटा का टाइप कौन सा टाइप? अलग अलग टाइप्स। ठीक है। डेटा का टाइप क्या है? टाइप मतलब हमारा डेटा किस टाइप का है। जैसे सी की अगर हम बात करें अगर, तो हम लोग सी में लिखते थे कि int i = 10, तो हमें वहां पर वो बताना पड़ता था कि आप एक i नाम का वेरिएबल बना रहे हो, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। बट पाइथन में हमें ऐसा कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। डबल होता है, बहुत सारे होता है उसके अंदर भी, लॉन्ग इंट भी होता है उसके अंदर, साइन भी होता है, बिकॉज पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है। बिल्कुल। रन करने का तरीका बता दो भाई कोई। वो प्ले का बटन। प्ले का बटन। मीम याद आ रहा है इस बात पे। सही है भाई।
अरे यार चलो एक और चीज़ बताता हूँ, एक एक्सटेंशन और इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पर आप लोग, जिसका नाम है कोड रनर। कोड रन होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा एक एक्सटेंशन कोड रनर के नाम से। ये क्या करेगा, एक पहले इसके सेटिंग्स बता देता हूँ। कोड रनर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन भी मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करिएगा, या फिर हाँ चलो एक्सटेंशन सेटिंग में चले जाइएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके पास मिल जाएगा कोड रनर, यहाँ पर क्लिक करिएगा और सबसे पहला एक लिखा होगा क्लियर प्रीवियस आउटपुट, इसको चेक कर दीजिएगा, अनचेक होगा आप लोगों के पास, इसको चेक कर दीजिएगा। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो यहाँ पर भी आपको एक और चीज़ मिलेगी, रन इन टर्मिनल। ये तीन, रन इन टर्मिनल, सेव ऑल फाइल बिफोर रन और सेव फाइल बिफोर रन, ये तीनों जरूर चेक कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल। ये सॉरी चल रहा लो यार, जिसकी एंट्री नहीं है यार इसमें कर दो। इसके बाद ना 10 वाले में। सेटिंग की मेरी एंट्री नहीं है। हाँ कर दो, मैं 1 मिनट में आता करवा दिया, करवा दिया क्या चीज पहले का सेटिंग में है, एक्सटेंशन नीचे रन कोड लिखा हुआ नहीं है आपको आपने वो इंस्टॉल नहीं ले रहा, इंस्टॉल अच्छा पहले से पहले इंस्टॉल हो गया, ऐसे पहले रिफ्रेश हो गया और किसी का भाई हो गया आपका हाँ नहीं इसमें आना चाहिए रन कोड। हाँ रन कोड इससे पहले आपने सेट किया था सेटिंग की नहीं बोली क्या हुआ? मेरे में तो यूजर को कुछ आएगा देखिए ना, आप लैपटॉप मत तोड़ लेना बस, लाओ। बड़ा जल्दी आएगा पावर शेल आपने सेट नहीं किया, पावर शेल हो रहा ना बार बार ओपन आपको। अपने कोड रनर इंस्टॉल कर लिया? ठीक है, ठीक है। सब लोग ने एंट्री कर दी इसमें, कोई रह तो नहीं गया? सबने गलती है आपका बंद कर दिया। मेरे पहले नहीं ये आप लोगों ने व्हाट्सएप वाला ही लिखा है ना नंबर? हाँ क्योंकि ग्रुप बनेगा तो मैं सब मैंने मैसेज तो कर दिया हाँ ठीक है, वो तो कर दिया। चलो अब मुझे भेज देना मैं हाँ वर्डप्रेस का भेजना यार, कल परसों नहीं हाँ हाँ चलो क्लियर हुआ इतना? किसी को डाउट? बहुत है इतना आज के लिए, सफिशिएंट है, बहुत है सर, बहुत है। ठीक है, तो अभी फिलहाल इतना ही रखते हैं। रन कराने का, चलो रन नहीं करा, इसको रन करा के भी दिखा देता हूँ। प्राइवेट वेरिएबल सब ठीक है, रन करोगे
तुम्हारा सर मेरा कर देना, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, एक सेकंड। क्या प्राइवेट हाँ, प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है? बनाएंगे सब बनाएंगे, वेरिएबल्स ही बनाएंगे पहले। उसका यूज़ क्या होता है? बहुत यूज है उसका यार, बहुत यूज है। चलो, हाँ, करना सर इसका कुछ। क्या हुआ भाई, इसमें आ तो रहा है आउटपुट। मेरा भाई वो आ रहा है यूजर, देखना यूजर को चाह नहीं रहा है, वो बोल रहा था। चेंज करना इसका 1 to 1 हो गया अब यहाँ पर कोड रनर सर्च कर लो, आ जाएगा। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट प्रिंट करवाना है तो किसको जैसे हम लोग विदाउट एनाकॉन VS कोड में रन करेंगे फिर कैसे करेंगे? विदाउट एनाकोंडा VS कोड में आप डायरेक्टली लिख दो, डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। आपके पास कोड रनर इंस्टॉल कर लेना, तब भी चलेगा। अगर बेस एक्टिवेट नहीं भी है किसी का या नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, तब भी आप कोड रनर को इंस्टॉल कर लेना, तब भी आपका पाइथन चलेगा ही चलेगा। बस पाइथन आपके सिस्टम में होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा, तब भी चलेगा, 100% चलेगा। सर इस वाले मॉड्यूल का फायदा क्या है, मतलब कौन किसका? इस वाले का कोड रनर का हाँ। आपको फाइल सेव करने की बार बार रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, और जब आप भी रन करोगे ऑटोमेटिकली सेव होगा, चल जाएगा। ये फायदा है, ठीक है। क्योंकि होगा क्या, जब आप Django पढ़ेंगे या कभी ये कोड करेंगे, जब तक आप फाइल को सेव नहीं कर लेंगे तब तक वो आपको नया आउटपुट देगा भी नहीं, उसी बढ़ता रहता है। पहले का ही रहेगा। ठीक है, इसलिए और सर ये आइडियली में भी बार-बार सेव करना। नहीं, आइडियल में तो सेव ही नहीं कर सकते, वो प्रॉम्प्ट है, इसमें सेव नहीं कर सकते। फाइल को अलग से बनाकर चला सकते हैं, कर सकते हो। हाँ, करना पड़ता है, तो बिल्कुल। यहाँ पे डायरेक्ट रन करना हो कैसे होगा? डायरेक्ट मतलब कि बिना चलो, बिना उसके अगर आप किसी को भी चलाना हो तो कैसे चलाएंगे? मेरी फाइल का नाम क्या है? demo.py। कमांड प्रॉम्प्ट पे, मतलब अगर आपको वो प्ले का बटन से नहीं चलाना है तो यहाँ पर लिखिए पाइथन स्पेस आपकी फाइल का नाम। ये कमांड है जिससे आप CMD से भी रन कर सकते हैं, चाहे कहीं पर भी हो। अभी जो आउटपुट लिखा है वो डायरेक्ट तो सेव हो जाएगा। कहाँ पर? ये आउटपुट लिखा है ना, कहाँ गया? इसमें नीचे। ये इसकी बात कर रहा हूँ, हाँ। इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इसका क्या है? ये अलग हैं सारे। आपको हमने अभी सेट क्या किया है कि मेरा जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो कहाँ मिलना चाहिए? टर्मिनल पे मिलना चाहिए। हमने सेट किया है, मिल सकता है। देखो, मैंने अलग अलग इंस्टॉल कर रखे हैं, बहुत सारे हैं इसलिए अलग अलग इंस्टॉल कर रखे हैं। मैंने डीबग के लिए भी अलग से इंस्टॉल कर रखा है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं आज ही आप लोगों का ग्रुप बना दूंगा, सबको ऐड कर दूंगा उसमें। व्हाट्सएप के डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर दूँगा, ग्रुप में लिंक बनाकर सेंड कर दूँगा, ठीक है। सर डेली डेली सर हाँ, तो डेली आपको कांटेक्ट नंबर मिल गया है? अरे सॉरी यार, आप लोगों को तो रह गया। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। मिला हुआ डाल दे रहा हूँ। ठीक है, जो इस बैच में हैं वो लोग अपना नाम, इसके बाद अपना नाम और बैच टाइमिंग जरूर मेंशन कर देना। जिन्होंने कर दिया दोबारा मत करना, मैं इसमें से ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर मैं इसी में अवेलेबल रहूँगा, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर पाइथन 10:30 AM 13 Feb वाला 10:30 नहीं है मैम, 10 वाला बैच है, 10 वाला बैच है। क्या कह रहे हो? चेंज हो गया। रिकॉर्डिंग बंद कर दो यार।